बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुबह अच्छी हुई होगी और मैं बहुत लंबी ब्रेक के बाद वापस आई हूँ। आई फील गुड। कुछ नर्वसनेस भी हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों। काफ़ी दिनों से मैं स्क्रीन, काफ़ी दिन तो नहीं है वैसे, इतने ज़्यादा भी नहीं है जितने मैंने बता दिए, लेकिन स्टिल हैं तो सही। ब्रेक मैंने ली है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ज़िंदगी में ब्रेक लेनी चाहिए। आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं जाना है, कहीं आना है। आप वैसे भी लोगों से भी ब्रेक ले सकते हैं, अपने काम से ब्रेक ले सकते हैं। और आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आई गेस इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। आजकल हमारे इर्द गिर्द वैसे ही इतने मसाइल हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कोई बात नहीं, अपने लिए कभी कभी टाइम निकाल लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ के लिए या आपकी ज़िंदगी में ये जो ब्रेक आने से आपकी रूटीन दोबारा से अच्छी हो जाएगी, यानी ये जो मोनोटनी है अगर वो ब्रेक हो रही है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने सोचा मैं भी ब्रेक लूँ। अब खैर है, आगे वापस, कोई बात नहीं। स्क्रीन है और मैंने मिस किया है वैसे स्क्रीन को। दो कि जिनको आदत होती है टीवी या स्क्रीन की, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ब्रेक के बाद वापस आना भी और फिर उस ब्रेक को गुजारना भी समटाइम्स। सो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। और बहुत दिनों बाद अगर कुछ गलती हो जाए मेरे से तो मैं पहले से माजरत खा हूँ, लेकिन उम्मीद करते हैं सियासी हालातों वाक़यात से मैं सुबह सुबह जो बात करूँगी, कुछ नहीं बदला। मैंने आज सुबह आते देखा कि इतनी लंबी ब्रेक के बाद शायद मुल्क में कुछ बदला हो। पता नहीं मेरी खाम ख्याली थी या मेरा मासूमाना एक सोच थी जिसको मैं दोबारा से मेरे झंझोड़ा अपने आप को कि नहीं, ये वही पाकिस्तान है, ये वही मसाइल है, ये वही लोग हैं, ये वही सियासतदान है और ये वही इश्यूज़ हैं जो सेम के सेम है। सिर्फ साइकिल है, शक्लें बदल रही, बल्कि इनफैक्ट अब तो शक्लें भी नहीं बदल रही, अब सब घूम फिर के वहीं पे घूमता आ रहा है। अच्छा जी, आज मुल्की सियासत की जहां हमने आगाज़ में बात करनी है, तो सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद जो टैक्सों से भरमार एक बजट है, उस पर आज अमल यानी वो नाफिज हो रहा है वो बजट। और ये बजट हमें पता है जब से आया है, हम इस पर बात भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं जो जिनका डायरेक्टली बर्डन आवाम के ऊपर है। और आज से चूँकि नाफिज होने जा रहा है बजट, क्या मज़ीद मुश्किलात हमें आवाम के लिए नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि जी इंतखाबात दोबारा कराए जाएँ, ये भी ठीक है। उसके अलावा जी पीटीआई क़यादत में एक सुई का फकदान है। अगर पीटीआई मुज़ाकरात करेगी या करती है तो खुशामदीद कहेंगे, ऐसा भी मौलाना ने कहा है। पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया अभी तक। कुछ अरसे तक पहले जी हमने देखा था कि पीटीआई की हमायत में खड़े थे मौलाना साहब और फिर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो पीटीआई मुल्क में एहतजाजी सियासत के हवाले से तहरीक शुरू करना चाहती है, क्या मौलाना की अदम मौजूदगी में वो तहरीक ला पाएगी, इस पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे। दो के इससे पहले भी हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ सड़कों पे आई है, एहतजाजी सियासत उन्होंने की है। क्या इसका असर होगा और ये तहरीक किस हद तक कामयाब होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और ओवरऑल मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तज्जिया लेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इम्तियाज़ साहब, मैं वही कह रही थी कि इतने दिनों बाद आने के बाद भी मुझे लगा कि शायद कुछ हालात वाक़यात बेहतर होंगे, कुछ अच्छी चीज़ हमें सुनने को मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली वही मसाइल हैं, वही बातें हैं, वही ताने हैं, वही आपस की एक टसल है। ये जो आज बजट के हवाले से जो आज नाफिज होने जा रहा है, दो कि इस बजट में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात अवाम की अपनी जगह मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों की मौजूद हैं। क्या देखते हैं मौजूदा सूरत हाल में आप? देखिए, बड़ी अच्छी बात है आप बजट से शुरू कर रही हैं, इसलिए कि सबको मुबारक हो। कीमतों में इजाफा तो 1 जुलाई से होना था, लेकिन हफ्ता पहले ही जब ऐलान हुआ बजट का, तो उसके साथ ही हमारे जो इंतहाई ईमानदार मुसलमान दुकानदार कारोबारी हजरात, उन्होंने पुराने टैग हटा के नए टैग लगा दिए कीमतों के। तो ये तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी, माजी में भी होता रहा है। और दूसरी बात, अवाम क्या चीज़ होती है, अवाम क्या पाकिस्तान में उनकी कोई अहमियत है, कोई उनकी राय को जाना जाता है? अगर होता तो यहाँ पे हालात काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होते। अब देखिए ना कि अब जिस अंदाज के टैक्सेस लगाए गए हैं, चाहे वो कारोबारी हजरात पे हैं, चाहे तनख्वाहदार तबके पे हैं, उससे बुनियादी तौर पे ईमानदारी से टैक्स अदायगी की हौसला शिकनी की जा रही है। जितने भी लगा दिए हैं टैक्स, आपने देखा तनख्वाहदार तबका अब
यानी जो 1 लाख रुपया माहाना 1.5 लाख कमा रहा है उसके की आमदनी के ऊपर भी टैक्स लगेगा। अब जो 1 करोड़ कमा रहा है वो इन्होंने कमाल ही कर दिया कि जी 1 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा तो उसमें इजाफी एक 10% टैक्स भी लगेगा आम, यानी 45% टैक्स उसको देना पड़ेगा 1 करोड़ की आमदनी पे। तो इसका बुनियादी मुझे तो ये लगता है कि एक तरफ ये, दूसरी तरफ जो सिविल मिलिट्री अफसरान के कारोबारी सौदे हैं, जो प्रॉपर्टी डील्स हैं, उनको मुबर्रा उनको इस्तिस्ना दे दिया गया है कि आप इनके ऊपर टैक्स नहीं लगे। यानी इतना बड़ा सेक्टर है और उसमें बहुत सारे माशा सरकारी सिविल मिलिट्री जो अफसरान हैं, तनख्वाहें कम होती हैं, लिहाजा वो प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू कर देते हैं, तो उनको बहुत बड़ी सहूलत दे दी गई है। तो ऐसी सूरत हाल में, जबकि बिजली की कीमतें भी पिछले हफ्ते बढ़ी थी, आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, अवाम जो आम आवाम है उसकी कोई हैसियत नहीं है, उनके गले घोंटते चले जा रहे हैं, उनका खून चूसते चले जा रहे हैं। तो इसलिए बहसीत मजमूई कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। और वैसे आप चूंकि ब्रेक के बाद आई हैं तो आपको हैरानी क्यों हो रही है? पाकिस्तान में हम साइकिल्स में चलते हैं, दायरों में एक ही बात के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हालात में बहुत तब्दीली नहीं आती। इम्तियाज़ुल साहब, कभी कभी ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश करते हैं हम भी इस मुल्क में रहते हुए कि अच्छा चले कुछ नहीं, कोई पॉजिटिविटी हो, लेकिन आपने पेट्रोल की बात की दो कि पेट्रोल भी महंगा है, बिजली भी महंगी है। एक तरफ तो हम टैक्सेस की जहाँ आपने बात की है बड़े बेहतर अंदाज में आपने एक्सप्लेन भी किया, बट स्टिल ऐसे सेक्टर्स जिनके ऊपर हमें टैक्सेशन का जो एक दायरा है उसको बेहतर करने की, उसको वसी करने की ज़रूरत थी, और आपने खुद अभी मेंशन किया कि हमने उस पर इस्तिस्ना दे दिया है। ये प्रॉपर्टी वाला एक मामला है और हमने देखा है कि इसके अलावा भी मुख्तलिफ जिन तबकों की हम बात कर रहे हैं उस मखसूस तबके को बिल्कुल एक चीज़ से इस्तिस्ना कर देना, और दूसरी जानिब एक तबका ऐसा है जिस पे इतना इस कदर बोझ डाला जा रहा है कि वो अपनी आम ज़रूरत की चीज़ें भी, इनफैक्ट मैं कल सोशल मीडिया पर भी देख रही थी, लोग अपने बिजली के बिल शेयर करते हुए हम देखकर परेशान हैं। तो जिनको अदा करने पड़े 45,000 या 25,000 तनख्वाहदार तबके को, वो क्या करेगा आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, एक इंतहाई नाइंसाफी मुआशरा है हमारा। दुनिया भर, चाहे भारत आप ले लें, अमेरिका ले लें, यूरोप या कनाडा ले लें, मैं इस हवाले से थोड़ी सी रिसर्च की थी। वहाँ पे बिजली, गैस, कहते हैं यूटिलिटी बिल्स, वो आपकी जो औसत इनकम है उसके, यानी आम लोगों की बात करूँ, तनख्वाहदार तबके की, उसके 5% से भी ज़्यादा नहीं होता। टोटल आपके ये अखराजात होते हैं, बिजली, पानी, गैस। पाकिस्तान में ये शरह 10% नहीं बल्कि 15% तक पहुँच चुकी है, कुछ लोगों के लिए 20% तक पहुँच चुकी है। तो उससे जो मुआशी नाहमवारी पैदा हो रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे तो ये लगता है कि आने वाले हफ्तों में अभी सड़कों पे बड़े शदीद एहतजाज होंगे, रोड ब्लॉक होंगे, इसलिए कि जिसकी तनख्वाह 40, 50, 60 हज़ार है, 1 लाख भी है, उससे आप 5, 15, 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये अगर बिजली का बिल ही वसूल कर लें, बाकी वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? दूसरी बात, जो लोग बड़े बड़े तनख्वाहें तो छोड़ें, जो पेंशन ले रहे हैं, जिनकी पेंशन 3-4 लाख से लेके 10 लाख 12 लाख तक, उसमें जज भी हैं, जर्नल भी हैं, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उनकी तनख्वाहों पे इनकम टैक्स कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि अपना करियर गुजार चुके होते हैं, जिनके तमाम मामला सुलझ चुके होते हैं, बच्चे अपनी अपनी जगह पे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, उसके बावजूद इन 7-8-10 लाख की पेंशन पे टैक्स कोई नहीं है। जबकि वो लोग जो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जिनकी आमदनी है, मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन इवन ये जो स्लैब है कि 2-2.5 लाख कमाने वाले जो किराए के घर में रहते हैं, उनकी तनख्वाहों पे टैक्स है, लेकिन जिनकी 5 से लेके 10 लाख तक पेंशन है उस पर टैक्स नहीं है। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ही ऐसा है इम्तियाज़ साहब कि हम बात भी कर रहे हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं वही चीज़ है और वही घन चक्कर है जिसके अंदर मुलझे जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हुकूमती साइड पे भी आए। एक तो बात यह है कि
प्राइम मिनिस्टर हों या दीगर हुकूमती अरकान हों, वो बार बार कहते हैं जी कि हम आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो बजट है, ये IMF की रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, हमें उस पर अमल दरामद करना है। अब महंगाई जो कम होती हुकूमत को नज़र आ रही है, या स्पेसिफिकली मैं वज़ीर आला पंजाब की बात करूँगी, उनकी टीम की बात करूँगी, ये कौन सी महंगाई है इम्तियाज़ गुल साहब? मुझे तो अभी तक ऐसी कोई जगह या ऐसी कोई महंगाई कम होती नज़र नहीं आ रही। कौन से ऐसे इशारे हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं और इन हुकूमती टीम्स के पास मौजूद हैं? आप देखिए, अपनी वज़ीर आला का मजाक ना उड़ाएं। नहीं, मैंने मजाक नहीं, मैंने सवाल किया है, मैंने सवाल किया है, मैंने बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया। तो उनको आप नाराज भी ना करें। वो जिस अंदाज में स्कीमों पे स्कीमें जारी कर रही हैं, लॉन्च कर रही हैं, उससे ये लगता है कि पंजाब इंतहाई आसूदा हाल, बड़ा अमीर सूबा है और वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा ये लैपटॉप पे भी लगा रहे हैं, गाड़ियों पे भी लगा रहे हैं, हर सहूलत, हर सर्विस मुफ्त फराम कर रहे हैं, जो कि दुनिया भर में इवन ऐसी सहूलतें ये फराम कर रहे हैं जो कि वेलफेयर स्टेट जिसको कहते हैं, स्कैंडिनेविया में स्वीडन है, डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ शायद हो जाए क्योंकि हुकूमत के पास पैसे बहुत हैं। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। हम तो पूरी इस वक्त हुकूमत जो है, पूरी रियासत पाकिस्तान, वो पिछले साल भी और इस साल भी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे कर्ज की रकम पे चलेगी, इसलिए कि हमारा जो डेट सर्विसिंग है वो कोई 9 और 10 खरब के दरमियान होगी। कुल पाकिस्तान की हुकूमत की आमदनी जो है वो 9 खरब से भी कम है। सिर्फ हमें कर्जों की अदायगी के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा, बाकी दिफा का बजट, अवाम को भूल जाए, अवाम तो बेचारे आम से हैं, हमें फिर दिफा की फिक्र करनी पड़ेगी, हमें कर्जों की सर्विस और कुल जो असल कर्जे हैं उनकी वापसी की फिक्र करनी पड़ेगी, और हमारे जो गरीब ब्यूरोक्रेट हैं, सिविल मिलिट्री, बेचारे इनकी कम तनख्वाहें, इनका क्या बनेगा, इनके लिए भी हमें कर्ज लेना पड़ेगा। तो एक बुनियादी तौर पे सर से लेके पाँव तक मकरूज मुल्क है। और उसमें आप देख लीजिए कि मरियम नवाज साहिबा, आपकी चीफ मिनिस्टर, कैसे कैसे ऐलानात कर रही हैं। तो मुझे तो अभी लाहौर आके देखना पड़ेगा कि क्या ज़बरदस्त वेलफेयर मॉडल पंजाब में शुरू हो गया है, जो कि आप लाहौर में रहते हुए भी आपको नहीं मालूम। मेरा ख्याल है मुझे आपको साथ लेके फिर चलते हैं। नहीं इम्तियाज़ साहब, हम चलते हैं और हम देखते भी हैं। मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ इस मामले में, क्योंकि जाहिर है जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी जो मुल्की हालात हैं उसके अंदर दो की चले अच्छी बात हो सकती है कि एक सूबा या एक हुकूमत इस तरह के प्लान्स लेकर आ रही है, लेकिन आप इन प्लान्स को या इन स्कीम्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में किस तरह से इम्तियाज़ साहब देखते हैं? क्योंकि वही बात है कि रियलिस्टिक कितना लगता है कि ये जी इस तरह की स्कीम्स आई जा रही हैं, चाहे वो लैपटॉप स्कीम हो या दीगर, इन्होंने अभी बच्चों के स्कूल या गवर्नमेंट एजुकेशन के हवाले से कल इकदाम को लेकर वो बात कर रही थी। तो क्या समझते हैं ये कितना रियलिस्टिक अप्रोच है इस पंजाब हुकूमत की? ये तो मेरा ख्याल है उन जो बाबुओं से पूछना पड़ेगा। बाबू वही हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन तो वही है ना, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या इधर सिंगी लेके आए हैं, कौन सा जादू है इनके पास कि उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने राजी कर लिया कि हम ये स्कीमें शुरू करते हैं। यही लोग गुज़िश्ता 25-30 सालों से सर्विस में हैं। कुछ लोगों की सर्विस ख़त्म होने वाली है, कुछ मिड करियर से आगे जा चुके हैं, लेकिन मैं मान गया हूँ वैसे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को। वैसे तो जनरली भी यहाँ पे हाल है कि खुशामद का एक कल्चर जो है पंजाब में, वो कूट कूट के भरा हुआ है। आप एक आम आदमी को भी एक वक्त में एकदम आसमान पे चढ़ा के उसे कहते हैं कि उस बाकी टीवी की उनको पूछें, जो आपके स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, कैमरामैन हैं, उनसे पूछें कि जो मरियम साहिबा ने स्कीमें शुरू की हैं उसका फ़ायदा उनको क्या पहुंच रहा है, कितना पहुंचा है। ठीक हो गया। चलें जी, ये जो पंजाब हुकूमत की बात हुई, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक ये जो आए रोज़ एक जो कह लें बाहमी इत्तफाक भाईचारा में नज़र आता है, फिर उसके बाद फिर यू टर्न नज़र आता है, फिर कोई बात होती है, फिर कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो कल तक वो PTI की हिमायत को तैयार थे, आज वो फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वजूहात क्या है? ये जो हाथ मिलाना है ना मिलाना है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये क्या वाकई कन्फ्यूजन है या सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है? एक स्ट्रेटजी है, जाहिर है उनको अपने मफाद में, उन्होंने अपने मफाद को सामने रखना है।
उसके तहत फिर फैसला करना है कि वो दाएं होंगे या बाएं होंगे। ये मिसाल मैं नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत सारे जो जानवर हैं उनमें ऐसे ग्रोह भी मौजूद हैं कि जो बराह रास्त हमले नहीं करते, बल्कि बैठ के ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, और जहाँ पे फिर उनको मौका नज़र आता है वो उस तरफ चल पड़ते हैं शिकार के लिए या किसी को दबोचने के लिए। तो मौलाना फजल रहमान की हैसियत भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, जो बातें इन्होंने कही हैं उन पे अगर ये कायम रहते हैं, चाहे वो फौज के हवाले से है, चाहे मौजूदा हुकूमत के या आवाम के हक में जो बातें की हैं, ये उस वक्त काबिल एतबार होंगी कि वो इन बातों पे कायम रहें, इन पे समझौता किए बगैर किसी एक जमात के साथ इत्तेहाद करें, इत्तेफाक राय करें। उसके बगैर बहुत मुश्किल होगा इनकी बातों पे यकीन करना। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एतबार की बात की है उन्होंने कि अगर मौलाना साहब अपनी बातों पर स्टैंड करते हैं तो एतबार भी आ ही जाएगा। चलो तो सही, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपको दिखाएंगे मेरा और आप सबका एक फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है लेजेंड्स ऑफ लाहौर, और आज आपकी मुलाकात एक और लेजेंड से करवा रहे हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट। मैंने 1993 में एक्चुअली NCA से मिनिएचर पेंटिंग में स्पेशलाइज़ किया था, और उस चीज़ को एक बड़ी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जिसको मैंने, शायद मेरे लिए वो बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस वक्त जो मिनिएचर पेंटिंग का कॉन्सेप्ट था या जहन में लोगों के जो उसका इम्प्रेशन था वो ये था कि ये सिर्फ एक कॉपी वर्क है, एंड इट इज़ मोर लाइक ए क्राफ्ट, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। और मैं उस चीज़ से डिसएग्री करता था शुरू से, और मुझे लगता था कि मिनिएचर पेंटिंग में अभी भी इस तरह की स्पेस मौजूद है, इस तरह की उसके अंदर गुंजाइश है कि एक आर्टिस्ट अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एक्सप्रेस कर सकता है अपने काम को यूजिंग द सेम वोकैबुलरी, सेम ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। मेरे ख्याल है मेरी ये जो एक जुस्तजू थी और उसकी जो बाउंड्री को तोड़ने का आइडिया था ट्रेडिशन की, मिनिएचर पेंटिंग थी, उसी वजह से मुझे पूरी दुनिया में पजीराई मिली, और मेरे काम को हर जगह मेरे ख्याल है अब तक एग्जिबिट हो चुका है ऑलमोस्ट काफ़ी जगहों पे, काफ़ी ममालिक बाहर दिखा के मैंने बड़ा लर्न किया कि एक आर्टिस्ट अपने काम को किस किस तरह से दिखा सकता है, किस किस तरह के स्केल पे लेके जा सकता है, और कितनी डाइवर्सिटी है आर्ट की दुनिया में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मेरे ख्याल है वो सारी जो लर्निंग थी वो मेरे अंदर जमा होती गई और मेरे काम में भी रिफ़्लेक्ट हुई विद द टाइम। जब शो शुरू करते हैं तो आप एंटर होते हैं एक हॉल से, स्टेप्स के साथ आप काफ़ी नीचे आते हैं, और ये एक ब्लू आप देख रहे हैं जो एक तालाब की तरह की चीज़ है, क्योंकि जब मैं सबसे पहले इस बंकर में आया तो यहाँ पे काफ़ी सीपेज थी, तोड़ फोड़ थी, बहुत कुछ ऐसा था जो कंट्रोल में नहीं था, और उसी आइडिया को लेके मैंने ये बनाया, क्योंकि बाहर एक बहुत खूबसूरत लेक है और मैं उसके साथ भी डायलॉग बनाना चाहता था। यहाँ जो हमने लाइट डिज़ाइन की वो बहुत सोच समझ के की हैं कि वो स्काई लाइट्स लगती हैं, तो आप जब अंडरग्राउंड हैं लेकिन आपको फील नहीं होता कि आप अंडरग्राउंड हैं, आपको लगता है कि आप आसमान के नीचे खड़े हुए हैं और पानी का एक तालाब है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं। अप्लाइड स्प्लैशेस हैं, बट उसके ऊपर बहुत केयरफुली ड्रॉन इमेजेस होते हैं, जैसे ये बहुत ही एक ताकत के साथ एक स्प्लैश मारा गया है दीवार के ऊपर और ज़मीन के ऊपर भी, और फिर उसके ऊपर जो ड्राइंग की है वो बहुत ध्यान से की गई है, जैसे ऑलमोस्ट लाइक ए मेडिटेशन या ऑलमोस्ट लाइक एक बड़ी उसकी रेपिटेशन है, सब्र है उसमें, और बहुत ही फ़र्क तरह का नैरेटिव है।
तो ये दोनों कंट्रास्ट चीज़ें ही आपस में एक साथ साथ चलती हैं। बाकी काम देखेंगे उसमें भी यही कंट्रास्ट आपको नज़र आएगा, मेरी बातों में, मेरे काम में और मेरी चीज़ों में। हम चलते हैं अगले रूम में। इस शो को जब डिज़ाइन किया था तो मैं चाहता था जब आप खड़े होकर देखें तो ये जगह इतनी इंटरेस्टिंग थी कि ये एक आम गैलरी की तरह की स्पेस नहीं थी। और मेरी एक्साइटमेंट शायद सबसे ज़्यादा ये भी थी इधर एग्जीबिशन करने की कि नंबर 1 एक तो ये लाहौर में शो हो रहा था मेरा बहुत अरसे बाद, पाकिस्तान में शो हो रहा था मेरा बहुत अरसे बाद, और मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूँ पाकिस्तान में काम दिखाने पे वक्तन फ़वक्तन, स्पेशली पब्लिक स्पेसेस के अंदर, म्यूज़ियम्स के अंदर, बिनालेस के अंदर। दूसरा ये जगह बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत यूनिक है, ये आम गैलरी की तरह नहीं है। मैं चाहता था कि सब कुछ हो, पेंटिंग हो, वीडियोज़ हों, कैनवस पे पेंटिंग हो, मिनिएचर्स हों, लेकिन सारी चीज़ों को जिस तरह लगाया गया वो बहुत सोच समझ के लगाया गया है। उनका सिलेक्शन बहुत सोच समझ के हुआ है, उनकी इंस्टॉलेशन बहुत सोच समझ के हुई है। वो एक कन्वेंशनल तरीका नहीं कि कील्ड होकर आपने पेंटिंग लटकाई है। वो किस तरह से, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो आपको एक वीडियो प्रोजेक्शन नज़र आती है। इस जगह पे लगाने की वजह ये थी कि मैं दूसरे कमरे से ये आपको एक तो इनवाइट करे कि आपको कहे कि आप अंदर आएँ और इसको करीब से देखें, और दूसरा ये वीडियो जो है वो आपको एक खिड़की की तरह लगे, एक ओपनिंग लगे और एक ब्रीथ करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करे। जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि ये वीडियो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा तो ये है जहाँ पे एक गार्डनर है, एक माली है, एक बागबान है जो एक दरख्तों को पानी दे रहा है, और ऊपर जब आप देखते हैं तो यहाँ पे परिंदे हैं बहुत सारे जो उड़ रहे हैं, और ये बिल्कुल एक क्योस की शक्ल में जैसे कुछ होने वाला है। इनके अंदर एक बेचैनी है, और ये मुझे कभी कभी लगता है जैसे ये फाइटर प्लेन्स हैं जो अटैक करने वाले हैं। ये भी लगता है, और ये लगता है कि ये बेचैन है और कुछ होने वाला है। इसी तरह ये दरख्तों को बचा रहा है, जो माली है पानी दे रहा है, और ये बिल्कुल एक मुजस्मे की तरह खड़ा हुआ है, जैसे एक स्कल्पचर होता है। मुझे लगा था ये बिल्कुल वैसे खड़ा है जैसे वेस्ट में, यूरोप में फाउंटेन स्कल्पचर्स होते हैं फिगरेटिव। तो मुझे लगा ये उसी तरह की एक चीज़ है जो एक असल इंसान पानी का पाइप लेके पौधों को पानी दे रहा है। तो ये मुझे वो एक फाउंटेन स्कल्पचर भी लगा, इसीलिए वजह थी कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे पे इसको शूट किया, और ये बहुत स्पॉन्टेनियस एक मूवमेंट थी जिसको मैंने कैप्चर किया। के इधर 2 रूम्स हैं, एक लेफ़्ट पे एक राइट पे है। दोनों में काम को इस तरह से लगाया कि दोनों काम आपको इनवाइट करते हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं एक जगह खड़े होने से, और आपका दिल चाहता है कि आप इस तरफ भी जाएं, इस तरफ भी जाएं, पहले किधर जाएं। लेकिन मैं एज एन आर्टिस्ट मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, राइट साइड वाले कमरे से। यहाँ पे जब आप आते हैं तो देखते हैं कि ये एक पेंटिंग है ओवल शक्ल में, और इस पूरे रूम में एक ही पेंटिंग लगाई गई है जो काफ़ी बड़ा स्केल है इसका। ये गोल्ड लीफ के ऊपर एक्रेलिक पेंट के साथ मैंने पेंट किया हुआ है। इसकी जो इंस्पिरेशन है वो मिनिएचर पेंटिंग में जो छोटा पोर्ट्रेट होता है उसके साथ है, क्योंकि वो अक्सर ओवल शेप आपकी एक ड्राइंग होती है जिसके अंदर बादशाहों के या फिर लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाए जाते हैं। तो मैंने कोशिश की कि उसी से इंस्पायर्ड होके, उसका करने का तरीका बिल्कुल फ़र्क है क्योंकि वो छोटी पेंटिंग होती है, उसको आप ज़मीन पे बैठ के बहुत फाइन ब्रश से रेंडर करते हैं उसको। मैंने बिल्कुल उसी तरह इस बड़े ओवल को भी रेंडर किया है, लेकिन जिसको करने का तरीका है, जैसे कि मैंने पहले शुरू में बात की थी कि मेरे काम में एक कंट्रास्ट है और 2 अपोजिट थिंग्स दे गो टुगेदर साइमल्टेनियसली। तो जो मैंने इसका रिज़ल्ट लिया है वो वही है कि डार्क से लाइट टोन ग्रेजुअली मर्ज हो रही है बैकग्राउंड के अंदर, गोल्ड बैकग्राउंड के अंदर, जैसे एक पोर्ट्रेट का एक फ्रेम होता है। लेकिन तरीका जो इसको करने का है वो बहुत एग्रेसिव है। अगर आप करीब से देखते हैं तो ये बहुत ही ब्लड के जैसे छींटे हैं, खून के छींटे होते हैं ना, ये उस तरह से है। इसका टाइटल भी है ये दाग दाग उजाला, जो फैज़ साहब की पोइट्री से है। तो इसमें एक चमक भी है, रोशनी भी है, लेकिन लोगों की जो एक जुस्तजू से कह लें, रेवोल्यूशन से कह लें, किस तरह से वो चीज़ें बनती हैं, तो ये उसी तरह से ये बनाई गई है पेंटिंग। तो ये खून के धब्बे भी लगते हैं आपको, कुर्बानियाँ भी लगती हैं लोगों की, और डिफरेंट तरह से इसकी मीनिंग हो सकती है। और ये लेकिन जिस तरह इनको कलेक्ट किया गया इस कैनवस के ऊपर, वो बहुत ही एक एंड रिज़ल्ट बहुत इसका पीसफुल है कि आपको देख के बहुत सूदिंग लगता है, जबकि जो तरीका कार है करने का या जो इसकी डिटेल है वो बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है, वो बहुत वायलेंट है।
तो इसको एक कमरे में एक पेंटिंग को लगाने का आइडिया भी ये था कि इस जगह की, जैसे मैंने शुरू में बात की कि एक बहुत ही अनयूजुअल स्पेस है ये, और यहाँ पे आप देखते हैं कि एक पेंटिंग बस लगी हुई है सामने, तो मैं चाहता हूँ कि व्यूअर इस बेंच पे आके बैठे और वो इस काम को खामोशी से एंजॉय करे, देखे और एक डायलॉग या एक कन्वर्सेशन बनाए। तो इसको हैंग भी हमने इसी तरह किया कि दीवार पे डायरेक्टली हैंग नहीं है बल्कि फ़्लोटिंग लगता है, जैसे कोई चीज़ हवा में मौल्लक है। लेकिन वजह यही है जो मैंने पहले एक्सप्लेन की कि मैं इसको नहीं चाहता था कि कन्वेंशनली काम यहाँ पे लगे इस पूरी गैलरी में। तो इसको भी जिस तरह इंस्टॉल किया गया है, हैंग किया गया है, वो बड़ा सोच समझ के और काफ़ी टेक्निकल मसले मसाइल हल करके लगाया गया है यहाँ पे। हम दूसरे कमरे में जाएंगे यहाँ से, जो अगला काम है मेरा। उस अगले काम का टाइटल है जीना जीना उतर रही है रात। तो इसको डिलिबरेटली ये कलर किया गया इस कमरे को। मैं चाहता था एक सनसेट का मंज़र बनाया जाए जिसमें आप देखते हैं कि किस तरह से सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा है और रात की तरफ सफ़र कर रहा है। ये यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा है और फिर वो डार्क हो रहा है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये कैनवस जो है वो ज़्यादा येलो है, इसमें रोशनी का जो तासुर है वो ज़्यादा है और वो कम होता जा रहा है और सुर्ख की तरफ बढ़ रहा है। वो सुर्ख खून का भी सुर्ख हो सकता है, वो सुर्ख और तरह की मार्क मेकिंग भी हो सकती है, अंधेरे के बारे में भी हो सकता है। लेकिन उम्मीद बदस्तूर मौजूद है फूलों की शक्ल में, पत्तियों की शक्ल में। शुरू में मैंने आपको बताया था कि मेरा ज़्यादा काम, मेरी जो प्रैक्टिस शुरू हुई थी वो मिनिएचर पेंटिंग से हुई थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं उसकी फॉर्म बदलती जा रही है। बड़ी इंस्टॉलेशन भी है, कैनवसेस भी हैं, वीडियोस भी हैं। तो इस कमरे में आएंगे तो मैंने जो शो की एंडिंग की है, जो कि लास्ट रूम है, वो अपनी उस बेस से की है जिससे मेरा सफ़र शुरू हुआ था NCA से आर्ट में। तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स का एक सेट है यहाँ पे जो रिस्पॉन्स कर रहा है, जो बात कर रहा है इस जगह की हिस्ट्री पे कि बाग के अंदर बंकर की मौजूदगी, क्योंकि बाग एक बिल्कुल फ़र्क चीज़ है, नेचर है, दरख्त हैं, फूल हैं, प्लांट्स हैं, और बंकर एक टोटली इट्स अबाउट वॉर और जंग और असला, वेपन। तो अगर आप ये पेंटिंग्स देखें तो इसमें दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, अबव ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड वाली, और जो एक ऑब्जेक्ट रिपीटेडली यूज़ हो रही है। ये मेरे आर्ट प्रैक्टिस के लेट 90s के काम से शुरू हुई थी, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दी थी। बड़े दोबारा से अब रिसेंटली मैंने इस मौजू को लेके चला हूँ, जो कि मिसाइल की एक शक्ल है। जो मैंने बादशाह होते थे मिनिएचर पेंटिंग में, जो बड़ी खूबसूरत मिनिएचर्स के अंदर आप देखते हैं कि बादशाह के इमेज हैं और बॉर्डर्स बनी होती हैं, और वो किस तरह से वो जो है बादशाह को मैंने रिप्लेस कर दिया मिसाइल की शक्ल में। और वो खड़ा हुआ है और बाग है, फॉलिएज है, बारिशें हैं, फूल हैं, और इस तरह की सारी नेचर है और वो मौजूद है। और वो इस बंकर को की हिस्ट्री को भी थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता है कि ये किस जगह पे आप खड़े हुए हैं। आप देखें तो इसकी डिटेल काफ़ी दूर से, ये बड़ी पुरानी मुग़लों के दौर की या 16वीं सदी की मैन्यूस्क्रिप्ट पेजेस लगते हैं, लेकिन जब आप करीब आते हैं तो जो सारा कंटेंट है काम का, जो इमेजेस हैं, वो बिल्कुल उस तरह से नहीं हुए हुए जैसे पुरानी मिनिएचर्स होती थी, बल्कि उसमें आज के दौर की ज़्यादा बात की जा रही है। आखिरी जो काम है जिस पे हमने शो को ख़त्म किया है वो 3D प्रिंटिंग है। इसी मिसाइल शेप की जो मैं बार बार रिपीटेडली पेंटिंग्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, उसी ड्राइंग को देके मैंने 3D में प्रिंट कराया और उसको सोने के वर्क के अंदर कवर कर दिया कि अब ये लगता है जैसे गोल्ड का बना हुआ मिसाइल है, जो बहुत फ्रेजाइल भी नज़र आ रहा है। वो जो वर्क के पीसेस हैं वो उड़ रहे हैं, जैसे कभी भी टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे या उड़ जाएंगे। लेकिन इट्स ऑल अबाउट जो वॉर है, वो इट्स ऑल अबाउट वेपन का जो ट्रेड है और मनी मेकिंग है सारी, वो जो गेम है एक बड़े लेवल पे, मैं उसके ऊपर यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। आगे आप देखते हैं कंटिन्यू हो रही है गैलरी, सीढ़ियाँ जा रही हैं, लेकिन इसको यहाँ डिलिबरेटली रखा गया है शो को ख़त्म करने के लिए कि ये एंडिंग नहीं है, मे बी के आगे भी कुछ और है। तो व्यूअर को मैं चाहता था कि उस पॉइंट पे छोड़ दूँ कि उन्हें ये ना लगे कि आगे बस बंद है, रास्ता बंद हो गया है। तो रास्ता आगे चल रहा है और ये है एग्जीबिशन मेरी।
आइडिया इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ऊपर एक पूरा गार्डन है और उसकी अंडरग्राउंड जो है एक आर्ट म्यूज़ियम मौजूद है। सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पार्क में तो हर तरह के लोग आते हैं। हमारे यहाँ जो आर्ट गैलरीज़ हैं वो बड़ी एक स्पेसिफ़िक क्लास की एक्सेस तक महदूद हैं कि उसमें हर आम आदमी नहीं जाता और वो हेजिटेट करता है। बट इस एग्ज़िबिशन की जो कि यहाँ 4 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए लगी रही है इस पार्क के अंदर, सबसे अच्छी बात ये थी कि ये आम लोगों का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, इर्द गिर्द से लोग थे, कोई शेखुपुरा से आई हुई है फैमिली, कोई गुजरांवाले से सैर करने आए। और जब उनको पता चलता है कि यहाँ एक आर्ट गैलरी और एग्जीबिशन लगी है तो वो बड़े सरप्राइज होते थे और वो नीचे आके पूरा शो देखते थे। तो ये एक बहुत अच्छा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे इसने काम किया है और इंशाल्लाह आगे भी करता रहेगा। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। क्रिकेट की बात करेंगे जी। कोई बात नहीं, वीकेंड पे अगर मैं नहीं थी और क्रिकेट में जो कह लेना सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद एक जीत हुई और वो इतनी ज़बरदस्त जीत हुई, और वो जीत हुई जी इंडिया की। 17 साल के बाद इंडिया T20 वर्ल्ड का जो कह ले चैम्पियन बन गया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के लिए, जिसको उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में सेलिब्रेट भी किया। जैसे मैंने कहा, बड़ा नेल बाइटिंग किस्म का मैच था जिसमें 7 रन से शिकस्त हुई। 2 के साउथ अफ्रीका जो है, ये मैच एक पॉइंट पे लग रहा था कि उनके हाथ में है, वो इजीली इसको जीत सकते हैं, लेकिन इंडिया ने कम बैक किया और जिस तरह से उनके बॉलर्स ने टफ टाइम दिया साउथ अफ्रीका को, और इसके बाद जो ये मुकाबला हुआ और जिस तरह से इंडिया जीता। लेकिन उसके साथ एक सैड बात ये थी, लेकिन सैड एंड एट द सेम टाइम बड़ा ग्रेसफुल एक तरीके से, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 जो फॉर्मेट है उससे रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया। अ वेरी वेल डिजर्व्ड विन फॉर इंडिया। डेफिनेटली वो बड़े अनबीटन रहे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। इस पर तजिया ले लेते हैं जी। एहसन हक्कानी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच एहसन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन पाकिस्तान के नेबरहुड में सेलिब्रेशंस मच रही हैं, और कोशिश करेंगे कि ये कैरी ऑन करके पाकिस्तान तक भी पहुंचा सकें कि टीम इस तरह चलती है। अल्लाह करे ऐसा हो, आपके मुंह में घी शक्कर, यही कह सकते हैं हम, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने तो अनफॉर्चुनेटली हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया है एहसन। लेकिन जिस तरह से हम इंडियन टीम को, चूँकि अभी हम उनकी विन के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, फिर पाकिस्तानी टीम की जानिब भी आते हैं। इंडिया टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जिस तरह से उन्होंने इस आखिरी मैच के अंदर एक टीम यूनिटी और जिस स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने कम बैक किया, जो कि एक पॉइंट पे लग रहा था कि ये मैच हाथ से निकल गया इंडिया के, बट स्टिल हाउ डू यू सी दैट? आई सी दैट एज अ कंप्लीट टीम। जब आप इंडिया की बात करते हैं ऑन द बुक्स, अगर आप देखें तो ये एक फेवरेट थी सिंस डे वन। इन्होंने एक मैच भी नहीं हारा गोइंग इनटू द फाइनल्स, समथिंग लाइक साउथ अफ्रीका डिड, लेकिन साउथ अफ्रीका के थोड़े से हर्डल्स थे दरमियान में। इंडिया के लिए इट वाज वेरी इजी टू गो थ्रू, एंड वो क्यों था? क्योंकि इनकी एक कंप्लीट टीम थी। आप बैटिंग लाइनअप को देखें, स्टार्ट्स ऑफ विद रोहित शर्मा एज द कैप्टन, द लीडर। उसके बाद कोहली को देखें, पूरे वर्ल्ड कप में कोहली नहीं चला, लेकिन फाइनल में जब जरूरत थी तो कोहली चल गया। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव है आपके पास, ऋषभ पंत है आपके पास, उन्होंने इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ही इज देयर टू स्टैंड व्हेन देयर इट काउंट्स। आपके पास स्पिनर्स के अंदर अक्षर पटेल आ जाते हैं, सूर्य कुमार यादव आपके पास ऑलरेडी है। फिर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपके पास प्लेयर है वो हार्दिक पांड्या है, जिसकी लोग बात नहीं करते। एक ओवरऑल क्रिकेटर है आपके पास, एक ऑलराउंडर है आपके पास। बॉलर्स के अंदर आपके पास जाएं तो आपके पास बुमराह जैसे बॉलर्स आ जाते हैं, और बुमराह तो मैन ऑफ द सीरीज भी बने इसी वजह से। तो जसप्रीत बुमराह तो अंडर 19 के भी मैन ऑफ द सीरीज थे, अगर किसी को याद हो तो। अ वेरी की विकेट टेकर फॉर द होल साइड। अर्शदीप सिंह के अच्छा एहसन, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, मैं टाइम कम है, दो के पाकिस्तानी टीम को हम डिस्कस कर लें। क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि इतने अच्छे फॉर्मेट में हम इस फॉर्मेट के चैंपियन रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली हम टॉप 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर सके, एंड दैट्स सो सैड। ये बहुत एक सैड बात है कि जिस तरह से हमने किया है अपनी टीम के साथ। क्या हम लर्न कर सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अमेरिका से लर्न कर सकते हैं। मेकशिफ्ट क्रिकेटर्स आए, जुड़े एक साथ, और फिर एज अ टीम चले और सुपर 8 में चले गए, जिस वजह से वो 2026 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। पाकिस्तान एज अ टेस्ट प्लेइंग नेशन ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन एक चीज हमने ध्यान में रखनी है अब
T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, अब 2026 में होगा। आगे आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी, वो है वनडे इंटरनेशनल्स। उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप भी आ रही है। शान मसूद लेके चलेंगे वो वाली टीम को, और शान मसूद ने पहले ही कह दिया कि बाबर एंड को मुझे नहीं चाहिए। तो बेसिकली आपके पास एक स्टार बैट्समैन था बाबर, आप उसे एज अ बैट्समैन रखते टीम में, आपने उसे कप्तानी दी, उसके अंदर हर्डल्स आ गए और फिर आपने तनकीद किया, और वो तनकीद बराए तनकीद चला, और फिर ये मरहला आ गया कि तो बाबर आजम ने बोला कि भाई अब मैं रहूंगा टिकूंगा यहाँ पे और मैं नहीं हिल रहा। अनफॉर्चुनेटली हमें लर्न करना चाहिए कि हमें अपनी आइंदा आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू वेरी मच एहसन। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इतने सारे मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं कि हम उस पर जितनी बात करें कम है। आप जानवरों के हवाले से, उन पर जुल्म सितम के हवाले से हम आए रोज़ ऐसे बहुत सारे वाक़यात देख रहे हैं और जो कि रिपोर्ट भी हो रहे हैं। और सोशल मीडिया ने, जहाँ हम उसको बुरा भला भी कहते हैं, वहाँ एक ऐसी चीज़ भी कर दी है कि लोगों को अवेयरनेस के लिए या इस तरह के वाक़यात जो शायद पहले नहीं लोगों को पता होते थे, वो सोशल मीडिया के ज़रिए आते भी हैं मंजर आम पे, और उनको रिपोर्ट भी किया जाता है। उस पर एक्शन लेने के हवाले से लोगों को प्रोवोक भी किया जाता है कि आप इस पर एक्शन लें। हाल ही में जी हमने एक ऊँटनी के हवाले से देखा था, वाक़या हुआ जिसमें उसकी टांग काटने का वाक़या हुआ और उसके बाद उस पर एक्शन लिया गया, और फिर गवर्नर सिंध ने भी इस हवाले से कोशिश की कि उस शख्स को ऊँटनी दी गई। पर ये उसकी कंपनसेशन का मामला नहीं है। मामला ये है कि यहाँ पर जानवरों के ऊपर इस तरह का जुल्म करना क्यों दिन ब दिन बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ ही एक और वाक़या अभी रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक ऊँटनी की चारों जो टांगें उनको काट कर उसको फेंक दिया गया था अनफॉर्चुनेटली। और ये वाक़या भी कुछ इस नौयत का है कि आप दिल दहल जाता है कि कौन इतना जालिम हो सकता है जो इस तरह के वाक़यात करते हैं। इवन हमारे रिलीजन के अंदर जानवरों के साथ जो एक अच्छा रवैया है, अच्छा सलूक है, और जहाँ हम ऊँटनी की बात करें, हम कस्वा का जिक्र कैसे ना करें कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पसंदीदा सवारी थी और उसकी अहमियत के हवाले से उन्होंने बार बार इसका जिक्र भी किया है। मुख्तलिफ अहादीस में इसका रेफरेंस भी मौजूद है। कस्वा की अहमियत क्या थी और इस पर भी हम बात करेंगे। ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये क्या है, मैं अब क्या कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल्स हमारे रिलीजन के अंदर मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एज अ कौम इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और जहाँ मुसलमान होने का दावा भी करते हैं, बात भी करते हैं, वहाँ हम इस तरह के वाक़यात को जब देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारे रवैयों को एज ए नेशन क्या हो गया है कि हम कोई लिहाज, कोई ऐसी जो कह लें रहम दिली हमारे अंदर मौजूद नहीं है कि हम जानवरों के ऊपर किस कदर जो कह लें जुल्म या बर्बरियत का मुजाहरा करते हैं। इस पे जी अभी ये जो वाक़यात हो रहे हैं और जा बजा सुनने को हमें मिल रहे हैं, इस पे हुकूमत को क्या करना चाहिए, और एज अ इंडिविजुअल तो हम क्या ही बात करें कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम रिस्पॉन्सिबल होते तो ये वाक़यात होते ही ना। क्या इक़दाम होने चाहिए एनिमल राइट्स को लेकर, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सैयद सलीम अहमद साहब मौजूद हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये इस तरह के माजी में हमने कई वाक़यात देखे हैं जो रिपोर्ट शायद कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए। ये जो अभी लेटेस्ट हमने 2 वाक़यात देख ली हैं बैक टू बैक, अब अनफॉर्चुनेट हैं इस पे, चूँकि आप एक्टिविस्ट भी हैं, आप देखते भी हैं, क्या होना चाहिए इनको रोकने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं इस पर इसलिए बात शौक़ से करूँगा क्योंकि मैं एज ए वेटरियन 40 साल हो गए मुझे जानवरों की खिदमत करते हुए, इलाज करते हुए। ये तो आपने 1-2 वाक़े बताए हैं, 40 साल में इतने वाक़े कि आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, वाक़े ख़त्म नहीं होंगे। इतना जुल्म होता है जानवरों के साथ, जो अब तो शुक्र है सोशल मीडिया की, जैसा आपने शुरू में किया इंट्रो में, कि सोशल मीडिया की वजह से अब कुछ चीज़ें हाईलाइट्स हो जाती हैं और कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस है। लेकिन ये प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें थोड़ी सी हुकूमत हिल जाती है ऐसे प्रोग्राम, और फिर पब्लिक अवेयरनेस भी आती है। ये जो आपने ऊँट की बात की, जैसे तारक साहब ने बड़े एग्जांपल की, हमारी बड़ी मुस्तनद किताबों में जानवरों के बारे में सलूक है, उसके बाद सलूक के बारे में कितने लिखी हुई वाक़े हैं। अभी एक बड़ी 2 मशहूर वाक़े हैं जिसमें टाइम शॉर्ट करने के लिए, कि जो एक बहुत पुरानी बात है कि ये कुत्ता था, वो एक मुसाफिर जा रहा था, एक कुआं था, उससे पानी गिरता था तो कुत्ता उसमें से पानी पीता था। तो मुसाफिर ने क्या किया, वो अपने सॉक्स को निचोड़ के उसको पानी पिला के उसकी प्यास पूरी की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वाक़या पता चला, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह की तरफ से उसको बशारत हुई कि उसके सारे गुनाह को माफ़ कर दिया गया।
इसी तरह एक तवाइफ थी जिसने कुत्ते को पानी पिलाया था, उसके भी गुनाह माफ़ कर दिए। तो ये तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमें इस्लाम भरा पड़ा हुआ है कुरान में। तो अब जिस आपने ऊँट का जिक्र, कुरान में ऊँट तो बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया है कि या तुमने नहीं देखा, अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुमने नहीं देखा कि हमने किसको खल्क तख्लीक दी है। तो ये अल्लाह के फेवरेट एनिमल्स में है। फिर बेतहाशा एनिमल्स के बारे में जिक्र है। ये जो वाक़या हुआ ये इसको मैं इस तरह भी कोट कर सकता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बहुत बदकिस्मत इंसान वो है जिसके दिल में रहम ना हो। ये मिसफॉर्चुनेट है बंदा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिससे भी हम ये बात भी कर रहे हैं, मैं उन लोगों के हवाले से भी मैं हैरान हूँ कि हम लोग चले इंसानों को तो छोड़ते ही नहीं है, हम जानवरों के साथ भी जो बेज़बान है ना, वो बोलते हैं नुकसान क्या ही पहुंचा देते हैं। ऊँटनी कितना ऊँट एक बड़ा बेज़रर सा जानवर है, उसको क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? और इस तरह का सलूक उससे करना ये एज ए नेशन कितना गलत रवैया है। बहुत बुरी बात है जी। ये तो आपने कैमल्स की तो खैर अभी रिपोर्ट हुई है। अभी मैं आपको ये बकरा ईद गुजरी है, मैं कितनी एग्जांपल दूंगा कि लोगों ने इतने बड़े बड़े कीड़ों का ज़ख्म होता था, उस पर बाल लगा के एल्फी लगा के बेच देते थे जानवर, इलाज नहीं करवाते थे। हमारे पास कितने केसेस ऐसे आए हैं जो सींगों को अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, उसी को बस एल्फी लगा के उसको बेच देते थे। कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला की एक पकड़ भी होती है। तो ये वैसे तो आजकल इंसान की कदर कोई नहीं है, लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई लॉज मौजूद है हमारे पास के एनिमल राइट्स को लेकर हम इस पे एक्शन लें, लोगों को पता हो कि हम सज़ा होगी अगर हम इस तरह का कुछ? जी बिल्कुल, लॉज बिल्कुल हैं और इसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। अगर लॉज बिल्कुल है और जिस तरह और काफ़ी सख्त किस्म के लॉज हैं, जैसे थोड़ा बहुत अभी रिसेंटली भी लॉज कुछ पास हुए हैं, लेकिन ये इसमें लॉ में सबसे बड़ी और ये बड़ा यूनिवर्सिटी में अदारा भी है जो इसको क्रूअल्टी को चेक करता है। अब तो खैर घोड़े वगैरह कम आपको सड़क में मिलते हैं, पहले ये केसेस बहुत कॉमन थे कि घोड़े पे जुल्म होता था और उसको मारते थे, उसका इलाज नहीं करते थे। फिर ये गवर्नमेंट उसको पकड़ लेती थी, उसको अपने पास लेके उसको जुर्माना भी करती थी। तो ये तो अगर आप वेस्ट में देखें, मेरा एक्सपीरियंस यूके में एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ और यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ तो अब उनके जानवरों के जो उन्होंने जिस तरह से उनको रखा होता है उसकी एग्जांपल आपको शायद हम यहाँ इंसानों को नहीं रखते, अपने डोमेस्टिक हेल्प को उतने अच्छे से नहीं रखते जितना उन्होंने अपने कुत्तों या जो भी पेट्स उनके पास मौजूद हैं। और ये हम उनको इस हवाले से बुरा भला भी कहते हैं कि जी ये क्या कर रहे हैं, बट वही बात है कि रिलीजन ने जहाँ इंसानों से आपको अच्छे तरीके से पेश आने को कहा है, वहीं जानवरों का भी कहीं ना कहीं रोल है। बेज़ुबान है सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी मैं तो एक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपील करूँगा और बहुत ही मुअद्दबाना लोगों पब्लिक से कि प्लीज़ अगर आप जानवर को पाल नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ जानवर को, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अब लोग ऊँट खरीदते हैं कि जी स्टेटस सिंबल के मैंने फलां साहब ने ऊँट कुर्बान किया। ये नहीं कि उसको अब ये हीट स्ट्रोक, अभी आजकल गर्मी का सीज़न है, इतने केसेस आ रहे हैं हीट स्ट्रोक के, सिर्फ वजह यही है कि हमारी नेग्लिजेंस। अच्छा, ये जब आपने खुद भी कहा कि आपने बेतहाशा ऐसे केसेस देखे अपने करियर में, क्या किस तरह से लोग क्या अपने पेट्स को भी इस तरह से करते हैं? या सड़क के ऊपर तो खैर हमने देखा ही है कि कोई गधा घोड़ा सवारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है या सामान लादने के लिए हो रहा है, उस बेचारे का जो हाल ये लोग करते हैं वो तो अल्लाह की पनाह ही है। लेकिन ये जो आपके पास केसेस आते हैं, ये किस तरह के केसेस होते हैं? मैं जिसमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि स्पेशली अभी कुछ ऐसे लोग हैं और स्पेशली कैट्स के सिलसिले में कि कई केसेस हमारे पास आते हैं और उन्होंने ये स्ट्रीट कैट्स को उठा के ले आते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, उसको रखते हैं, उसको बड़ी अच्छी तरह पालते हैं। तो मैं उनको स्पेशली सल्यूट करूँगा कि ऐसे फैमिलीज़ हैं, उनको मैं सल्यूट करूँगा कि इतना अच्छा वो स्ट्रीट पर कोई कैट के कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि वो पर्शियन है, फलां है, वो ले आते उठा के और हमें खुद बड़ी, और उनका इलाज करने में मज़ा भी आता है। मेरे 5-6 ऐसे जो हैं जो वो मालिक हैं जो उन्होंने 30-40 साल से अपने घर में कैट रखी और इतना खर्चा उस पर करते हैं, और सिर्फ खर्चा ये है कि अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। तो प्लीज़ ये आप अगर देखें अफोर्ड नहीं कर सकते तो पेट को ना रखें। तो डॉक्टर साहब ये अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए कि जिस तरह आपने खुद भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट कैट्स को या डॉग्स को लेकर आते हैं और उनको पालते भी हैं या उनकी जो भी कर लेते हैं मामलात, लेकिन इसको मज़ीद मास लेवल के ऊपर अवेयरनेस की तो ज़रूरत है। देखें जी, सबसे पहले तो सोशल मीडिया जहाँ इसके नेगेटिव बहुत से किरदार है बहुत अच्छा इस पर काम कर रहे हैं। फिर ये टिकटॉक आजकल बहुत फेमस हुआ है, तो टिकटॉक में भी ये एनिमल राइट्स के बारे में थोड़ा छोटे क्लिप्स बना के भेजें। फिर हम आपके जो ड्रामे, इतने फेमस ड्रामे चलते हैं, मैंने कभी देखा कि उसमें ये इस टॉपिक पे कोई बात हो, कोई एक छोटा सा क्लिप उसमें डाल दें कि किसी पेट को, मतलब किसी बहाने से आप डाल सकते हैं। ये अवेयरनेस का बहुत शॉर्ट्स है,
प्लस ये कि गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट करे। आपका मीडिया ये जो प्रोग्राम पहले भी प्रोग्राम हुआ था एनिमल राइट्स के बारे में, और ये अक्सर करता रहता है, तो ये यही सब चीज़ें हैं जिसके बाद पब्लिक अवेयरनेस, और सबसे बड़ी है कि अल्लाह ताला खुदा खौफी करें। खुदा खौफी जिसके दिल में खुदा खौफी आ गई वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। वाकई ये तो मेरे ख्याल से खुदा खौफी का ही मामला है कि चले हम कुछ नहीं तो अपने रिलीजन को, जिसकी बेस के ऊपर हम खुद को मुसलमान कहते हैं, अगर उसमें एक चीज़ की बहुत सारी चीज़ों में हम नज़रअंदाज शायद निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो एक बेसिक चीज़ है कि आपने, अगर आपको वो कोई बेज़रर सा जानवर कुछ कह नहीं रहा है तो उसको नुकसान पहुंचाने की क्या ज़रूरत है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली गली में जाते हुए हम अपने बच्चे को भी नहीं टोकते कि वो पत्थर मार रहा है कुत्ते को, या वो बिल्ली को छेड़ रहा है, या बकरे को मार रहा है, ये हम अपने घरों में ट्रेंड नहीं लाते, फन के तौर पर करते हैं। Exactly. आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 40 साल से। एक एनिमल जिसको ट्रीट करते हैं, अगले दिन जब उसकी आंखों की चमक देखते हैं ना, तो यकीन करें उसका कोई नेमूद बदल नहीं होता। क्या बात है। एनिमल बेज़बान, हमारा जो ट्रीटमेंट है बेज़बान को करते हैं। वाह। और ऑटोमेटिकली जानवर का रिएक्शन चेंज हो जाता है। अगर वो ठीक हो जाए माशाल्लाह से, तो इतनी खुशी होती है कि हमने कोई काम किया। क्या बात है, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे जितना आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। जी, एनिमल राइट्स के हवाले से हम बात करें, जो ऊँटनी का वाक़या, ये शायद वो वाक़या जो रिपोर्ट हो गया है, लेकिन मैं उन तमाम वालिदैन से, घरों के अंदर उन बच्चों से जो समझदार लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि गली मोहल्ले के अंदर जो आपके कुत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्लियां नज़र आ रही हैं, वो आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, प्लीज़ उनको पत्थर मारने की, उनके पीछे भागने की, उनको चढ़ाने की फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट और फ़न, दिस इज़ नॉट फ़न। आप किसी बेज़ुबान चीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आप उसको तंग कर रहे हैं, तो इसको प्लीज़ अवॉइड करने की कोशिश करें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, हमने सोचा आपकी सेहत के हवाले से बात की जाए। वैसे तो आपकी जो इंटरनल हेल्थ होती है, यानी आपकी जो मेंटल हेल्थ है, या इंटरनली अगर आप फिट हैं तो आपकी ओवरऑल एक हेल्थ या आपकी जो मूड है, आपकी स्किन से उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक होता है, क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी लग रही है, आपकी सेहत अच्छी है, तो आपका मूड भी अच्छा रहता है। मेरे लिए तो यही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे चीज़ें वक्त के साथ साथ बदल रही है, ऐसे में हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत बदल रहा है, और लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हो गई हैं जो कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी पहुंचा रही हैं, हमारी सेहत पे भी असरअंदाज हो रही हैं। तो हमें अपनी अच्छी स्किन के लिए अपनी अच्छी डाइट का करना कितना ज़रूरी है, और इसके लिए हम पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि वाकई जो हम खाते हैं उसका जो रिफ्लेक्शन है हमारी स्किन पर आता है या नहीं। इसके लिए हम बात करेंगे। रामीन बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच रामीन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अरमला फॉर हैविंग मी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रामीन, सबसे पहले तो मुझे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्या वाकई ऐसा होता है कि जो हम खा रहे होते हैं, जो हमारी डाइट इंटेक है, उसका हमारी स्किन, हमारी जो ओवरऑल अपीयरेंस उस पर असर आता है? बिल्कुल अरमला, ऐसा ही है। देखिए, जो चीज़ हम ले रहे हैं वो बेसिकली हम अपनी बॉडी के लिए ले रहे हैं, और हमारी स्किन मेजरली जो है वो हमारी बॉडी का मेजर ऑर्गन है, ऐसा ही है। तो जो अगर आप क्लीन ईटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन भी क्लीननेस की तरफ जाएगी। अगर आप अपनी डाइट को रफ़ रखते हैं या माइंडफुल या हेल्दी ईटिंग नहीं करते तो डेफिनेटली आपकी स्किन भी उस चीज़ से अफेक्ट होती है। अगर हम फ़ैट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या हम बहुत ऑयली चीज़ें खा रही हैं, तो हमने सुना भी है कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों से एक्नी हो रही है या एक्जिमा हो रहा है, इस तरह के मसले आ जाते हैं। अगर हम अपनी वाटर इनटेक ठीक नहीं रख रहे तो हाइड्रेशन नहीं पूरी हो रही स्किन की, जिसकी वजह से स्किन फ्लेकी हो रही है, ड्राइनेस हो रही है। तो डेफिनेटली जो आपकी डाइट है, जिस चीज़ का आप इंटेक कर रहे हो, वो डेफिनेटली आपकी स्किन को भी अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया कि वाकई जो आप चीज़ खा रहे हैं वो आपकी स्किन पे भी असरअंदाज हो रही है। हम क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गलत खा रहे हैं और उसका असर हमारी स्किन के ऊपर आ रहा है? सबसे पहले तो मतलब ये है कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी कुछ भी खाते रहो, सिर्फ उससे हम मोटापा, लाइक हम लोग मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी हो सिर्फ जाएगी, हमारा ओबेसिटी होता है। बट बेसिकली ओबेसिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिनको हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम स्किन की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हम स्पाइसी फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या हम फैट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, या सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। शुगर लेवल जो है, जब आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, जैसे लेट्स सपोज आपने कोई मीठा शरबत पी लिया,
ठीक है। रूह अफ़ज़ा का एक ग्लास पी लिया, आपके लिए वो बस ये है कि जी आपको रिफ्रेशमेंट हो गई है। हाँ। बट बैक एंड पे डीप डाउन वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब करी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। और इन्फ्लेमेशन आपको किस तरफ लेके जा रही है? एक्ने की तरफ लेके जा रही है, रेडनेस की तरफ लेके जा रही है, और दीगर और बड़े मसाइल हैं जिसकी तरफ आपको लेके जा रही है। अच्छा, यानी आपकी जो शुगर इनटेक है, या अच्छा बहुत सारे लोगों का जंक फूड का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा होता है, हम डाइन आउट बहुत करते हैं या कुछ भी खा लिया, हम क्लीन ईटिंग को फिर हम कहते हैं कि अच्छा नहीं, अब हमने 1 महीना अच्छे से खा लिया, अब हम क्लीन ईटिंग करेंगे। तो क्या वो 1-1.5 महीना जो हमने बुरा खाया है, उसके बाद वो क्लीन ईटिंग जो है वो हमारी सेहत पे कोई असर डालती है? मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि 1 महीना अगर आपने क्लीन ईटिंग किया तो 1 महीना आपकी स्किन बेहतरीन रहेगी। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो जो 1 महीना भी आपने मेहनत किया वो ज़ाया हो जाएगी। अब बेसिकली हम लोग सीरम्स पे और स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे इतना फोकस कर रहे होते हैं कि जी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। लेकिन बाहर से एक चीज़ जो अंदर से रोटन है या अंदर से ख़राब है, वो बाहर कितनी देर तक ठीक रहेगी? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट वैसे वाकई। अच्छा, अब इसमें क्या खाना चाहिए? और सबसे बढ़कर बहुत सारे लोग कहते हैं जी 12 से 15 ग्लास पानी पिएं, वो स्किन के लिए अच्छा है। पानी कितना पीना चाहिए और कैसी चीज़ें जो हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए? सबसे पहले पानी से शुरू करते हैं। पानी 12 से 15 ग्लास नहीं पीने चाहिए। अच्छा, इतना पिए जितना आपकी बॉडी की नीड है, जितनी आपको प्यास लग रही है। बिल्कुल नहीं, समटाइम्स होता है कुछ लोगों को ज़्यादा प्यास, लेकिन कम से कम 8 से 10 ग्लास का 8 से 10 ग्लास 8 से 10 ग्लास ज़रूर लें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपके जो स्किन का मॉइस्चर बैरियर है वो भी बना रहेगा। उसके अलावा अगर हम फूड्स की बात करें तो वाइटामिन और मिनरल्स जो है वो हमारी स्किन की ग्रोथ के लिए और हमारी स्किन के न्यू सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। विटामिन सी ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, विटामिन ई, विटामिन ए शामिल करें। अब इनकी फूड सोर्सेस मैं आपको बताती चलूं। विटामिन सी हमें अपने सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाता है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, बेरीज, रस्पबेरीज, ब्लूबेरीज ये हमारे मुल्क में ज़रा कॉमन नहीं है, तो उसकी जगह आप स्ट्रॉबेरीज कंज्यूम कर सकती हैं। विटामिन सी की बहुत रिच सोर्सेज है। उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये कोलेजन सिंथेसिस करा रहे होते हैं। कोलेजन क्या होता है? बेसिकली कोलेजन एक प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी एजिंग को स्टॉप कर रहा होता है। यानी इसकी तो कोई मेडिसिन भी होती है, मिल जाती है, लेकिन जो नेचुरल सोर्स है, बिल्कुल नेचुरली वो ये होता है कि हमारी बॉडी जो चीज़ नेचुरली सिंथेसाइज करी है उसका इफेक्ट डेफिनेटली किसी बाजारी मेडिसिन से बेहतर होगा। उसके अलावा अगर हम देखें, विटामिन ई कैरेट्स में होता है, एग्स में मिल जाता है, हमें फ़िश के अंदर मिल जाता है। जो ओमेगा 3 है वो बहुत अच्छा है स्किन के लिए। एक्नी का अगर किसी को मसला है वो उस चीज़ को डील कर रहा होता है। अगर किसी को फाइन लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, या स्किन बहुत जल्दी एजिंग की तरफ जा रही है, ढलकना शुरू हो रही है, तो ओमेगा 3 बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है। जी, और ओमेगा 3 की सोर्सेज के अंदर वॉलनट्स आ जाते हैं, चिया सीड्स आ जाते हैं, आलमंड्स मतलब जितने भी हमारी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, अब एक तो ये लोगों को कॉन्सेप्ट हो गया कि जी आपकी डाइट आपने अच्छी रखनी है तभी आपकी स्किन अच्छी लगेगी। बहुत सारे लोगों ने ये एक तरीका बना लिया कि जी हमने टोटली अपनी स्किन का लेकर इतने कॉन्शियस हो जाना है कि जो उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो भी नहीं समटाइम्स जारी होती। बहुत सारे लोग डिटॉक्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कीटो डाइट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन वही डाइट जहां आपकी सेहत को अच्छा कर रही है आपके मुताबिक, आपकी स्किन भी ख़राब हो रही है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने कीटो किया था तो मेरी स्किन डल और बहुत वो कह लें ना ड्राई सी होना शुरू हो गई थी। वो बेसिकली मतलब इस वजह से होता है कि हर डाइट ना एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। कीटो यूजुअली जो लोग आजकल वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, बट कीटो बेसिकली एपिलिप्सी के पेशेंट्स के लिए होती है। अच्छा, कीटो के अंदर ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट दे रहे होते हैं, हम कार्ब्स बिल्कुल बंद कर देते हैं, हम प्रोटीन्स बंद कर देते हैं, ऐसा ही है। तो ये होता है कि जब आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट्स का लोड पड़ना शुरू हो जाता है और जो प्रोटीन की नीड है या जो कार्ब्स की नीड है वो पूरी नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपकी ज़ाहिरी अपीयरेंस के ऊपर भी उसका बहुत फ़र्क आएगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि लोगों को आप क्या रिकमेंड करेंगी कि आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपने रूटीन का हिस्सा बना लेनी है आपकी डाइट में, जो आपकी स्किन को भी अच्छा करेगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा करेगी? सबसे पहले तो ये है कि अपना पानी का जो इंटेक है, वाटर इंटेक अपना बेहतरीन रखें, अपनी डाइट को बैलेंस रखें, मॉडरेशन में खाएं, ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खाएं, ना कोई चीज़ बहुत कम खाएं। लेट्स सपोज अगर हम ये कहें कि आपकी प्लेट है तो अपनी प्लेट को कलरफुल और माइंडफुल रखें, ठीक है। उसके अंदर फ्रूट्स भी ऐड करें, वेजिटेबल्स भी ऐड करें, प्रोटीन की लीन सोर्सेज भी ऐड करें, डेयरी प्रोडक्ट भी ऐड करें, हर चीज़ खाएं, किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, हर चीज़ खाएं लेकिन मॉडरेशन में खाएं। मॉडरेशन में खाएं। और जो स्पाइसेस या स्पाइसी फूड बहुत सारा लोग खाते हैं, इसका क्या असर होता है, ज़रा ये बताएं। स्पाइसी फूड जो है वो अभी मैंने आपको बताया है कि वो आपकी
जो एक्नी है उसको जो है ना वो एग्जैजरेट कर रहा होता है, बेसिकली क्या कर रहा होता है, इन्फ्लेमेशन कर ये रहा मैंने होता ऐसे है। चोर नजरों से इसलिए कहा है क्योंकि मैं खुद बहुत स्पाइसी फूड खाती हूँ और मेरा दिल कर रहा होता है खाने समटाइम्स का। ऐसा होता है कि कभी नहीं भी हो रहा होता, कभी आपकी पर्जिंग नहीं भी हो रही होती, बट वो स्टोर हो रहा है, कभी ना कभी लेटर इन लाइफ वो अफेक्ट करेगा। तो मतलब जो उस वक्त आपकी सेहत पे या आपके स्टमक में इतनी जलन कर रहा है वो लॉन्गर रन कितना बुरा हाल कर रहा वो होगा। आपकी जो एजिंग 40 ईयर्स पे जाके होनी है वो आपकी 30 पे स्टार्ट हो जाएगी। ओह अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट मैंने पहले क्वेश्चन रेज किया था कि समटाइम्स बहुत सारे लोग कहते हैं जी डिटॉक्स करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। ये डिटॉक्स है क्या और ये कितना ज़रूरी है या नहीं है, इस पर क्लियर कर दो। मतलब डिटॉक्स बेसिकली कोई बुरी चीज़ नहीं है, एट द सेम टाइम अगर आप उसको मॉडरेशन में इस्तेमाल ठीक करें, है। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में लिवर जैसा ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नेचुरली दिया हुआ है, ठीक है। या तो वो ना होता, वो काम ना कर होता, तो हम आर्टिफिशियल सोर्सेज से डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे होते। ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स जो होते हैं उसके अंदर यूजुअली क्या होता है, या तो ग्रीन टी को भी हम डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक ठीक है। कहते हैं, उसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, हाँ। क्यूकम्बर आ गया, लेमन आ गया, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, वो अच्छा है, वो ये होता है कि आपकी स्किन को साफ कर रहा होता है, क्योंकि वो आपके मैदे को क्लीन कर रहा होता है, that's But right. फिर वही मैं कहूँगी कि मॉडरेशन मॉडरेशन इज द की गाइस। मॉडरेशन से सब करें, अल्लाह ताला आपको बिल्कुल सेट रखेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। थैंक यू वेरी मच रवीन, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया जी। उम्मीद करते हैं ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए और आज का शो आपको पसंद आया होगा। फीडबैक आपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। मंडे का दिन है, पूरा हफ्ता बाकी है, पार्टी अभी शुरू हुई है, हम रोज़ आएंगे आपसे बाद मुलाकात करेंगे और फीडबैक के बाद आपने बताना है कि आप कुछ ऐसा टॉपिक जो चाहते हैं कि हम अपने शो में डिस्कस करें, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।